हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर 2024 और 8 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्लूटो के किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड गैसों का पता लगाया है। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिटेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरिऑक्साइड गैसेस ऑन विच मून ऑफ प्लूटो। फर्स्ट ऑप्शन है कैरन, सेकेंड ऑप्शन है निक्स, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रा, फोर्थ ऑप्शन है कैरबेरोस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्लूटो के किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड गैसों का पता लगाया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैरन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा चारोन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड पाया। चारोन प्लूटो के आकार का आधा है, जिसकी चौड़ाई 1214 किलोमीटर है, जिसे 1978 में खोजा गया था। इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में मृत आत्माओं के नाविक के नाम पर रखा गया है। चारोन का द्रव्यमान प्लूटो के द्रव्यमान का 10वां हिस्सा है और दोनों मिलकर एक दोहरा बौना ग्रह प्रणाली बनाते हैं। प्लूटो और चारोन के बीच की दूरी 19,640 किलोमीटर है। दोनों पिंड ज्वारीय रूप से बंद हैं, हमेशा एक ही दिशा में एक दूसरे के सामने रहते हैं। चारोन प्लूटो की एक परिक्रमा 6.4 पृथ्वी दिनों में पूरी करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत का समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। वेयर वॉज इंडियाज मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली। फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में भारत का समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत में समुद्री डिकार्बोनाइजेशन पर सम्मेलन बंदरगाह मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक द्वारा सह आयोजित नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसमें हरित शिपिंग और टिकाऊ बंदरगाह संचालन के महत्व पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र को वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ जोड़ना था, जिसमें हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देशों और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य जैसी पहलों पर चर्चा की गई। यह एक टिकाऊ भविष्य के लिए अपने समुद्री उद्योग को बदलने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है पीएम इंटर्नशिप योजना, सेकेंड ऑप्शन है युवा सशक्तिकरण पहल, थर्ड ऑप्शन है डिजिटल इंटर्नशिप योजना, फोर्थ ऑप्शन है कौशल भारत योजना।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीएम इंटर्नशिप योजना। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना हाल ही में भारत में युवाओं को व्यावसायिक वातावरण में व्यवहारिक अनुभव देकर उनकी रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट की देखरेख करेगा। इंटर्न को सरकार से 4,500 मासिक वजीफा मिलेगा। साथ ही CSR के माध्यम से कंपनियों से 500 रुपये मिलेंगे। रुपये 6,000 का एक मुफ्त अनुदान और PM जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस संगठन को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अपनी रिपोर्ट के लिए भारत की आलोचना का सामना करना पड़ा? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली फेस्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम इंडिया फॉर इट्स रिपोर्ट ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज? फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, सेकेंड ऑप्शन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, फोर्थ ऑप्शन है ह्यूमन राइट्स वॉच। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। USCIRF 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र अमेरिकी संघीय एजेंसी है। यह वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों की निगरानी करती है और अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें प्रदान करती है। USCIRF के 9 आयुक्तों को राष्ट्रपति या कांग्रेस के नेताओं द्वारा एक गैर पक्षपाती कर्मचारियों के समर्थन से नियुक्त किया जाता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें विशेष चिंता वाले देश को उजागर किया जाता है। रिपोर्ट उल्लंघनों का आकलन करने के लिए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 18 सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में नौबंदी नस्ल के पिग्मी हॉग छोड़े गए? रिसेंटली 9 कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हॉग्स वेयर रिलीज्ड इन विच नेशनल पार्क ऑफ असम? फर्स्ट ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेकेंड ऑप्शन है मानस राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड ऑप्शन है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ ऑप्शन है नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में नौबंदी नस्ल के पिग्मी हॉग छोड़े गए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मानस राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
हाल ही में असम के मानस नेशनल पार्क में नौबंदी नस्ल के पिग्मी हॉक छोड़े गए। पिग्मी हॉक दुनिया भर में सबसे छोटी और दुर्लभ जंगली सूअर प्रजाति है। वे अपने घोंसले खुद बनाते हैं, जिनमें छत होती है जो उन्हें स्तनधारियों के बीच अद्वितीय बनाता है। एक संकेतक प्रजाति के रूप में उनकी उपस्थिति लंबे गीले घास के मैदान के स्वास्थ्य को दर्शाती है। वे घनी घास, जड़ी बूटियों और युवा पेड़ों के साथ अछूते घास के मैदानों में पनपते हैं। व्यवहार जंगली आबादी वर्तमान में मानस टाइगर रिजर्व में है। पिग्मी हॉक IUCN के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है और भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से सटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल के अध्ययन के अनुसार मेजबान पौधों की प्रजातियों के अत्यधिक दोहन से असम के जंगलों में कीटों के किस समूह को खतरा हो रहा है? According to a recently study, which group of insects is being threatened in the forest of Assam due to over exploitation of host plant species? फर्स्ट ऑप्शन है स्वेलोटेल तितलियां, सेकेंड ऑप्शन है चींटियां, थर्ड ऑप्शन है भृंग, फोर्थ ऑप्शन है पतंगे। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। हाल के अध्ययन के अनुसार मेजबान पौधों की प्रजातियों के अत्यधिक दोहन से असम के जंगलों में कीटों के किस समूह को खतरा हो रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वेलोटेल तितलियां को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 25 औषधीय मेजबान पौधों के अत्यधिक दोहन ने असम के साइट्रस बेल्ट में स्वेलोटेल तितलियों को प्रभावित किया है। स्वेलोटेल तितलियां पेपिलियोनेड परिवार से संबंधित हैं और आर्कटिक को छोड़कर दुनिया भर में पाई जाती हैं। भारत 573 स्वेलोटेल प्रजातियों में से 77 का घर है। कुछ स्वेलोटेल प्रजातियां संरक्षित तितलियों के रंग और पैटर्न की नकल करती हैं। खतरों में अवैध मवेशी पालन, कृषि, चाय की खेती, पेड़ों की कटाई और कीटनाशक का उपयोग शामिल है। तितलियां महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संकेतक हैं, जिनका स्वास्थ्य पारिस्थितिकीय तंत्र के स्वास्थ्य और विविधता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस संस्थान ने भविष्य की महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यवाही के लिए एक रूपरेखा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? विच इंस्टीट्यूट रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन इमरजेंसी रिस्पॉन्स? फर्स्ट ऑप्शन है नीति आयोग, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, थर्ड ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम, फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नीति आयोग ने भविष्य की महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यवाही के लिए रूपरेखा शीर्षक से एक विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात
स्थितियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एक खाका पेश करती है। कोविड-19 आखिरी महामारी नहीं है। भविष्य के 75% खतरे जूनोटिक हो सकते हैं। रिपोर्ट में शासन, डेटा प्रबंधन और साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए महामारी के लिए 100 दिवसीय प्रतिक्रिया योजना पेश की गई है। कोविड-19 के दौरान भारत के डिजिटल टूल और R&D जैसे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट में कानून, निगरानी और क्षमता निर्माण को मजबूत करने की सिफारिश की गई है। इसमें 60 से अधिक विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ परामर्श शामिल था। रूपरेखा का उद्देश्य भविष्य के प्रकोपों को बेहतर ढंग से तैयार करना और उनको प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रेटिना टीयर और डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज के लिए एक विधि विकसित की है। रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ मेथड टू ट्रीट रेटिनल टीयर एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। फर्स्ट ऑप्शन है IIT बॉम्बे, सेकेंड ऑप्शन है IIT दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है IIT मद्रास, फोर्थ ऑप्शन है IIT कानपुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रेटिना टीयर और डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज के लिए एक विधि विकसित की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने रेटिना में दवा पहुंचाने में सुधार के लिए हल्के लेजर प्रेरित संवहन का उपयोग करके रेटिना के फटने और मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी के इलाज के लिए एक नई विधि की खोज की है। उन्होंने गर्मी और द्रव्यमान हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न उपचार प्रकारों का अध्ययन करने के लिए सिमुलेशन आयोजित किए। यह अभिनव दृष्टिकोण भारत में रेटिना संबंधी विकारों से पीड़ित लगभग 11 मिलियन लोगों को लाभान्वित कर सकता है। वर्तमान में रेटिना फटने, मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी, मैकुलर एडिमा और रेटिना नसबंद होने जैसी स्थितियों के इलाज के लिए लेजर आधारित तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष अभियान इन विच स्टेट। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड के। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की, जिसकी लागत करीब 80,000 करोड़ रुपए है। इसका लक्ष्य 63,843 आदिवासी गांवों का विकास करना है, जिसमें 30 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के 5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। यह योजना 17 मंत्रालयों द्वारा 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में अंतर को दूर करती है। कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 56,333 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह 2023 में शुरू की गई
पीएम जनमन की सफलता पर आधारित है, जो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों पीवीटीजी पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, समाचारों में दिखी प्रेस्पा झील किस महाद्वीप में स्थित है? प्रेस्पा लेक सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? फर्स्ट ऑप्शन है अंटार्कटिका, सेकेंड ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है यूरोप, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, समाचारों में दिखी प्रेस्पा झील किस महाद्वीप में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विशेषज्ञों की रिपोर्ट है कि अल्बानिया की लिटिल प्रेस्पा झील के 450 हेक्टेयर में से 430 हेक्टेयर दलदल बनाए गए हैं। यह सूख गई हैं। यह यूरोप की सबसे पुरानी और सबसे ऊंची टेक्टोनिक झीलों में से एक है, जो 3 भूवैज्ञानिक द्रव्यमानों के जंक्शन पर स्थित है, ग्रेनाइट, कार्टिक और सुबागोरा। इस क्षेत्र में पैलियोजोइक युग से लेकर नियोजीन युग तक की चट्टानें हैं। झील प्रणाली में ग्रेट प्रेस्पा झील अल्बानिया, ग्रीस और मैसेडोनिया द्वारा साझा और लिटिल प्रेस्पा झील शामिल है, जो ज़्यादातर ग्रीस में है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और बर्फबारी और बारिश की कमी ने झील को काफ़ी प्रभावित किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों।